कल हम लोगों ने देख लिया था कि जैसे मान लो मोशन अंडर ग्रेविटी में, चलो कल हमने देख लिया था इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई कर रहे थे। उसके बाद देख रहे थे अभी हम लोग कौन सा, जब एयर रेजिस्टेंस क्या रहे अपना नेग्लेक्ट किया जाए तो पार्टिकल का जो मोशन रहेगा वो ग्रेविटी के अंदर किस तरह से हो रहा है। ठीक है, दो केस देख लिया था, बाकी अगर और भी जो भी केस आए कि सपोज अगर किसी एच हाइट से पार्टिकल को नीचे की तरफ थ्रो किया गया, ठीक है, तो अगर देख लेते हैं मान लो केस थर्ड अगर देख लिया जाए, केस थर्ड कि जब एच हाइट से, ठीक है, यहां से देखते जाना, यहां से अगर मान लो एच हाइट से पार्टिकल को किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से नीचे की तरफ अगर हमने थ्रो कर दिया, ठीक है, एच हाइट से पार्टिकल को नीचे के डायरेक्शन में किसी इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो कर दिया गया। ये कब है, जब t इक्वल्स टू 0, किसी t टाइम पे उसकी वेलोसिटी किसके बराबर, v नीचे की तरफ है, ये कब, t इक्वल्स टू t टाइम पे। उस समय अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो किधर की तरफ होगा, नीचे के डायरेक्शन में कितना होगा, s के बराबर। ठीक है, अब एक बात देखो, ये इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, नीचे की तरफ g होता है। मैंने बोला था किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, दूसरे को नेगेटिव ले लो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी अगर अप्लाई करें, यहां से देखो तो v की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू क्या होगी, नीचे के डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, माइनस साइन, यानी माइनस u, a की वैल्यू किसके बराबर, माइनस g इंटू टी के बराबर, यानी ये क्या आएगा, जो v आएगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये कैसा होगा, नेगेटिव ऑलवेज, यानी इस केस में पार्टिकल क्या होगा, यहां से लेकर के जब तक यहां तक नहीं पहुंचेगा हमेशा वेलोसिटी किधर के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में। सेकेंड इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इसकी वैल्यू भी देखें, यहां से देखो s इक्वल्स टू कितना, u की वैल्यू माइनस ut, a की वैल्यू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही आएगा। यहां से ये भी देख सकते हैं s टाइम की कोई भी वैल्यू हो, s हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, ये भी अपने पास हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव ऑलवेज। और अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके एक बार देखें, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्या लिखेंगे इस वाले पार्ट में, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u की वैल्यू किसके बराबर, तो यहां से देखो u अपने पास माइनस साइन है, नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, माइनस s के बराबर, क्योंकि पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ होगा, नीचे। तो फाइनली ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs के बराबर। ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है ये s वाले पॉइंट, s वाले पार्ट पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखो जब तक वो नीचे आएगा हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमने देखा नेगेटिव, तो ये वैल्यू हमेशा आपको क्या पुट करना है, माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो ये एक बात बताओ, यहाँ से वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा एक तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी और v जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा ऑलवेज। क्या ये चीज क्लियर हुआ कि ये कैसे इंक्रीज होता जाएगा, हाँ या ना, ये बताओ। यहाँ पे आपसे गलती हो सकती थी कि माइनस एस की बजाय अगर आप प्लस एस लिखोगे गलत आ जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2gs, ये पूरी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो v ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हमें पता भी है कि जैसे मान लो अगर बॉल को नीचे की तरफ किसी वेलोसिटी से थ्रो करें तो पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो आप ये दोनों चीजें साइन के साथ पुट करना, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन के लिए कभी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ, ये चीज, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, हाँ या ना, ये बताओ फटाफट बोलो यार, ये तीनों चीजें क्लियर, हाँ या ना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी तीन कंडीशन मैंने बताया आपको, इसमें सारी चीजें जो भी तीनों कंडीशन बताए उसमें सब जगह इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने अप्लाई करके बता दिया कि देखो इस तरह से अप्लाई करेंगे, इस वाले केस के लिए पॉजिटिव ये वैल्यू, इस वाले के लिए सारी वैल्यू नेगेटिव। तो उसके हिसाब से जो भी आपको अगर क्वेश्चन मिले तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आपको साइन पुट करना है। ठीक है,
अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें कुछ टर्म्स निकालते हैं कि मान लो एक टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, एक मैक्सिमम हाइट, ये सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए आती है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट कल मैंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कब तक ऊपर उठता है, जब तक कि उसकी वेलोसिटी क्या नहीं हो जाए, जीरो। मान लेते हैं एक केस कि एक ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। इधर थ्रो कर दिया ऊपर के डायरेक्शन में। मान लो मैंने इनिशियल वेलोसिटी u ले ली जिससे थ्रो कर दिया पार्टिकल को, ठीक है। अब ये क्या होगा कि कुछ हाइट h तक जाता है और उसके बाद ये वापस लौट के आना शुरू होता है। यही होता है, हाँ या ना, ये बताओ। यही होती है चीजें। अगर आप कभी भी एक बॉल को थ्रो करोगे, कुछ हाइट h तक जाएगा, उसके बाद ये वापस लौट के आता है। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बना लेते हैं। मान लो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में जो आएगा वो इसी पाथ पे जाएगा और इसी पाथ पे आएगा। ऐसा नहीं होता है कि बॉल इधर जाएगा और ऐसे थोड़ा सा टर्न लेकर के आता है, ये ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। जिस पाथ पे, जिस लाइन के लॉन्ग आप थ्रो करोगे, उसी लाइन के लॉन्ग वो नीचे भी आएगा। अब एक बात देखो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो हमारा जिस पॉइंट से थ्रो किया, यहां से मैक्सिमम हाइट जो आएगा, ये इस पर्टिकुलर हाइट पे, ये हमारा जो होता है, ये हम लोग क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम जिस वर्टिकल हाइट तक जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, मैक्सिमम हाइट। और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल H से। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट, मान लो मैंने ये ले लिया पॉइंट A, ये पॉइंट B, और ये फिर पॉइंट ले लेते हैं, ये एक्चुअल में तो वही गिरता है, तो ये पॉइंट A ही है दोनों, ठीक है। अब एक बात देखो, इस पॉइंट B पे वेलोसिटी कितनी, इस पॉइंट B पे वेलोसिटी कितनी होगी, पॉइंट B पे क्या वेलोसिटी होगी, ये बताओ भाई, फटाफट बोलो कितनी वेलोसिटी। ये पॉइंट B पे वेलोसिटी, मैंने बताया था कि पार्टिकल जब तक ऊपर उठता है, जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाए। अपनी वेलोसिटी जब तक जीरो नहीं होती है, पार्टिकल ऊपर जाना नहीं रुकेगा। अब एक बात देखो, तो जो ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर करता है, या मैक्सिमम वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वही हमारा क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। ध्यान से समझना, यहां से अगर एक टर्म हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट के बारे में। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट जो होगा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल H से। तो ये क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ पे जो पॉइंट A है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो मैक्सिमम हाइट अगर निकाले तो एक तरह से क्या होगा कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, उससे वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट। तो अब एक बात देखो कि इट इज, मैक्सिमम हाइट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट of object from point of projection, from point of projection। जो point of projection होगा, उससे मैक्सिमम जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, मैक्सिमम हाइट। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल H से। हमें पता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट किया, हमारे हाथ से छूटा, बॉल किसके अंडर मूव कर रहा है, ग्रेविटी के अंदर। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नीचे के डायरेक्शन में g। हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव। हमें अब यहां से देखते हैं क्या क्या पता है अपने पास। इनिशियल वेलोसिटी u जो आएगा वो किसके बराबर, प्लस u। जो इनिशियल वेलोसिटी जो आएगी वो किसके बराबर, ऊपर के डायरेक्शन में, तो प्लस u। इस मैक्सिमम हाइट के लिए v की वैल्यू कितनी, 0। हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं। जब भी अगर बॉल को प्रोजेक्ट किया जाए तो मैक्सिमम हाइट, हमेशा मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी कितनी, 0। और एक्सेलरेशन किसके बराबर, माइनस g। एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस g के बराबर। हमें कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना चाहिए, जरा ये सोच के बताओ कि अगर मान लो हमें h की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम हाइट h अगर कैलकुलेट करना है, तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, कौन सा अप्लाई करना चाहिए।
कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना चाहिए इसमें? अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन लगाना चाहिए। तो देखो यार यहां से देखिए v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू प्लस u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू माइनस g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना h के बराबर। यहां से फाइनली हमें h की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी? u स्क्वायर अपॉन कितना 2g के बराबर। जो मैक्सिमम हाइट h आएगा वो किसके बराबर? u स्क्वायर बाय 2g। लेकिन ये किसके लिए? जो पार्टिकल को ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है किसी इनिशियल वेलोसिटी u से। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को? ये जब u से आप प्रोजेक्ट करोगे मैक्सिमम वो कितनी हाइट तक जाएगा? कैपिटल H हाइट तक जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ है ना? जो मैक्सिमम हाइट h कितना होगा? u स्क्वायर बाय 2g के बराबर। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? हाँ है ना? अब एक बात देखो, इसके बाद एक और टर्म आता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। जो सेकंड टर्म आता है वो हमारा क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो देखते हैं ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल T से। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड तीन टर्म आता है। एक टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा एक टाइम ऑफ एसेंट और तीसरा आता है टाइम ऑफ डिसेंट। जरा ध्यान से सुनना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ये तीनों टर्म का क्या मतलब होता है। मान लो जैसे हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में, जितने टाइम तक वो पार्टिकल एयर में रहता है वो हमारा टाइम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे मान लो हमने यहाँ से थ्रो किया ऊपर के डायरेक्शन में, ये पहले पार्टिकल ऊपर गया फिर यहाँ से लेके फिर नीचे आया, ये जो पूरा जो टाइम लगता है कि A से B और फिर B से A तक आने का, वो पूरा टोटल टाइम जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा कि जब पार्टिकल जितने टाइम तक के लिए ऊपर राइज करेगा, जैसे मान लो मैंने ऊपर थ्रो किया, जितने टाइम तक के लिए पार्टिकल ऊपर राइज करेगा वो हमारा टाइम ऑफ एसेंट, और जितने टाइम के लिए पार्टिकल नीचे की तरफ डिसेंड होगा वो हमारा टाइम ऑफ डिसेंट। क्या तीनों टर्म क्लियर हुआ? मैंने अगर कोई भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जितने टाइम तक के लिए वो एयर में रहेगा वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम तक ऊपर राइज होगा टाइम ऑफ एसेंट, जब नीचे आना शुरू होगा जितने टाइम तक वो डिसेंड होगा वो टाइम ऑफ डिसेंट। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? इट इज द टाइम फॉर विच a particle remains in air, एक पार्टिकल जितने टाइम तक के लिए एयर में रहता है वो टाइम हमारा क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल T से। तो चलो अब देखते हैं अपने पास, जब अगर पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट होगा, यानी बॉल को ऊपर थ्रो किया वो फिर से इसी पॉइंट पे आएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना? अगर जब पार्टिकल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया ऊपर से यहां तक आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना? यही टाइम हमारा कौन सा होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। क्यों? इनिशियल पोजीशन भी यही होगा, फाइनल पोजीशन भी यही होगा। तो क्या करेंगे अपने पास, अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो s इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी प्लस u ऊपर के डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन कितना आएगा? माइनस g के बराबर। जो डिस्प्लेसमेंट s आया वो 0, इनिशियल वेलोसिटी प्लस u और एक्सेलरेशन कितना? माइनस g के बराबर। तो चलो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर ut प्लस हाफ at स्क्वायर करें यहाँ से s 0 u इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ से हम लोग एक t कॉमन ले सकते हैं, t कॉमन ले लिए क्या बचेगा? तो u माइनस gt बाई 2 के बराबर यही आएगा। अब एक बात देखो, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है या दो टर्म जो दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट 0 है, तो ये इस केस में हम क्या करते हैं कि यहां से या तो t इक्वल्स टू 0 होगा या फिर ये वाला टर्म 0, तो t 0 हो जाए या फिर u माइनस gt बाई 2 जो हो जाए वो 0 हो जाए। यहां से हम क्या लिखेंगे? t इक्वल्स टू किसके बराबर? 2u अपॉन कितना? g के बराबर।
स्मॉल टी इक्वल्स टू, दो टाइम आया, ध्यान से समझना इसका मतलब क्या होता है। एक तो टी इक्वल्स टू 0 आया और दूसरा टी इक्वल्स टू 2u/g आया। दो टाइम पे ये क्या बता रहा है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो बार 0 होगा, दो टाइम पे 0 होगा। एक t इक्वल्स टू 0 पे और दूसरा t इक्वल्स टू 2u/g पे। ठीक है, तो देखो यार यहां से अगर देखें हम लोग तो t इक्वल्स टू 0 हमारा वो टाइम होता है जब इसने मोशन स्टार्ट किया, यानी जब हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया। तो जब वो बॉल यहां से प्रोजेक्ट करेंगे तो वो बॉल यहां से मूव करना या ऊपर के डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। तो जब शुरू करेगा तो ये वाला टाइम t इक्वल्स टू 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0। जब एक बार फिर यहाँ पे आ जाएगा उस समय भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, ये हमें ये जो दो वैल्यू आ रही है ये हमें क्या बता रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दो बार 0 होगा, एक तो t इक्वल्स टू 0 पे और दूसरा एक t इक्वल्स टू 2u/g पे। तो ये जो टाइम होता है वो हमारा क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ है ना। एक तो t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 और दूसरा एक 2u/g पे, दो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। दूसरा जो टाइम आया है हमारा वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना। दो वैल्यू आई, दोनों का मतलब समझ आया। दूसरा जो टाइम आया वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा कि जितने टाइम के लिए पार्टिकल एयर में रहा, तो कितने टाइम के लिए, तो 2u/g के लिए। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? हाँ या ना। कितने टाइम तक के लिए वो एयर में रहा, तो 2u/g के बराबर। क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना, फटाफट बोलो। चलो अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद अब हम लोग निकालते हैं जो टाइम ऑफ एसेंट की बात की थी और एक टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, तो ये अगर देखें इसके बारे में, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के बारे में, चलो देखो यहाँ टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट हम लोगों ने क्या लिखा, इसी का वो टाइम ऑफ एसेंट। ये क्या होगा कि वो टाइम है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं TA से, इसको क्या लिखते हैं TA, और टाइम ऑफ डिसेंट को हम लोग क्या लिखेंगे TD से। तो ये वो टाइम होता है जितने टाइम के लिए पार्टिकल ऊपर की तरफ राइज हो। तो क्या लिखेंगे, इट इज द टाइम फॉर विच, इट इज द टाइम फॉर विच पार्टिकल राइजेज अप, फॉर विच पार्टिकल राइजेज अप। जितने टाइम के लिए पार्टिकल राइज होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, वो हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट। एंड एक टाइम ऑफ डिसेंट भी साथ में लिख लेते हैं, एंड द टाइम फॉर विच, इसी में लिख लेते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। अब एक बार देखो, यहां से अगर हम लोग बात करें तो द टाइम फॉर विच, द टाइम for which particle falls down, जितने टाइम के लिए for which particle falls down, जितने टाइम तक के लिए पार्टिकल जो होगा वो अगर नीचे गिरेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट। इट्स कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट, इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। क्या यहाँ ये दोनों चीजें क्लियर हुई सभी को? हाँ या ना, ये बताओ। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, क्या क्लियर हो गया? हाँ या ना, ये बताओ। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्लियर हुआ सभी को? चलो अब यहां से देखते हैं कि दोनों की वैल्यू एक बार कैलकुलेट करते हैं। ये हमने देख लिया कि टोटल जाने का टाइम कितना 2u/g है। हमें ये भी पता चल गया कि इस पॉइंट पे जब तक वो राइज करेगा ऊपर के डायरेक्शन में वो हमारा टाइम ऑफ एसेंट होगा, और जब तक ये जो मैक्सिमम हाइट पे जब तक पहुंचेगा उस समय वेलोसिटी कितनी, 0। तो चलो यार, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर बात करें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर देखें तो v बराबर अगर हम u प्लस AT लगाए, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट के लिए फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि तभी तक वो राइज करेगा।
फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी प्लस u, एक्सेलरेशन माइनस g इनटू टाइम ऑफ एसेंट, ये लिखेंगे। इसको कैपिटल टी ए से लिख लेते हैं। यहां से कैपिटल टी ए जो आएगा वो किसके बराबर, u अपॉन g के बराबर। अब एक बार देखो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 2u बाई जी, ऊपर उठा कितने टाइम के लिए, u बाई जी के लिए। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो आएगा, एक तरह से ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर, टी ए प्लस टी डी के। ये टोटल टाइम हमने अभी कैलकुलेट किया था 2u बाई जी, और ये जो टाइम है वो किसके बराबर, u बाई जी प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो फाइनली टाइम ऑफ डिसेंट जो आएगा वो किसके बराबर, u बाई जी, और जो कि किसके बराबर होगा, तो टाइम ऑफ एसेंट के बराबर। यानी जब अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर रहे होंगे उस समय हमारा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, क्लियर हो, इस दोनों सेम होगा। क्या ये क्लियर हो गया कि ये, लेकिन ये तब होता है जब हमारा, अभी जो भी सारा केस देख रहे हैं हम किसके लिए देख रहे हैं, जब एयर रेजिस्टेंस हमारा नेग्लेक्ट किया हुआ रहेगा। एयर रेजिस्टेंस जब नेग्लेक्ट करेंगे उस समय जितनी देर वो ऊपर उठने में लगाएगा उतनी ही देर वो नीचे आने में। टाइम ऑफ एसेंट जो होगा वो किसके बराबर, टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना, ये बताओ, क्या ये क्लियर हुआ। अब एक बात है, अब इसके बाद एक और पॉइंट हमें देखना है कि मान लो कि जब वो सेम हाइट पे रहेगा, मान लो हम लोग ये देखते हैं कि जब सेम हाइट पे अगर रहेगा उस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। मान लो किसी भी समय जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करते हैं बेटा, जब ये वाला सारा रिलेशन जो हम लोग निकाल रहे हैं वो तब के लिए वैलिड होता है जब एयर रेजिस्टेंस क्या हो रहा हो, नेग्लेक्ट हो रहा हो। ये अभी स्टार्टिंग में ले लिया था मैंने कि दो पार्ट अपन पढ़ेंगे इसमें, एक केस में एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करेंगे और दूसरे में एयर रेजिस्टेंस काउंट करके पढ़ेंगे, मतलब उसको कंसीडर करेंगे। तो पहले तो एयर रेजिस्टेंस अगर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं उसके लिए सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है। अभी जो भी सारी चीजें चल रही है वो एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करके चल रही है, ठीक है। अब एक बात देखो, मान लो किसी भी टाइम t पे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v1 के बराबर। ये t इक्वल्स टू कब की बात है, t1 की बात है, ठीक है। जब वो लौट करके वापस आएगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में होगी, हाँ या ना। जब वो लौट करके वापस आएगा उस समय उसकी वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में। मान लो वेलोसिटी कितनी है, v2, t इक्वल्स टू कितना टाइम हो गया, t2 टाइम पे, ठीक है भाई। जब वो ऊपर जा रहा है उस समय किसी भी जगह पे वेलोसिटी कितनी, v1, और जब वो लौट करके उसी जगह पे पहुंचा, इसी लेवल पे पहुंच रहा है, उस समय उसकी वेलोसिटी किसके बराबर मान लिया अपन ने, v2 के बराबर, और टाइम कितना है, t2, किसी वो t2 टाइम पे प्रेजेंट है। तो अब एक बात सोचो, a ले लिया, b ले लिया, ये पॉइंट मैं c लेता हूं और ये पॉइंट d लेता हूं। तो अगर हम लोग ये बात देखें कि फॉर C टू D अगर बात करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना, ये बताओ। C से D के लिए अगर मोशन देखें तो उस समय हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना, मान लो पार्टिकल यहीं पे था और थोड़ी देर बाद यहीं पे पहुंच रहा है, उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। चलो भाई, C टू D के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, तो प्लस v1 ऊपर के डायरेक्शन में। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर, तो माइनस v2 के बराबर। समझ आ रहा है सभी को, हाँ या ना। जो एक्सेलरेशन a आया वो किसके बराबर, माइनस ऑफ g के बराबर। अब अगर हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें, थर्ड इक्वेशन में अप्लाई कर रहा हूं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर, यानी v की वैल्यू किसके बराबर, तो माइनस ऑफ v2 का स्क्वायर, u की वैल्यू v1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू माइनस g और इंटू डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर। यानी फाइनली हमें क्या बताएगा कि v2 इक्वल्स टू, यहां से अगर देखें तो v2 जो आएगा वो किसके बराबर, v1 के बराबर। ये बताएगा हमें क्या कि अगर पार्टिकल जब सेम हाइट पे रहेगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। अगर यहाँ से जाते समय अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो आने के समय भी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, v2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ v1 वेक्टर। v2 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, माइनस ऑफ v1 वेक्टर। v2 अगर मान लो v1 ऊपर के डायरेक्शन में है
तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? हाँ कि ना? ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? अब एक बात देखो, यहां से अगर देखते हैं एक और पॉइंट, ये चीज हमें पता चल गया कि अपने पास की वेलोसिटी ऑफ या स्पीड लिख लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा डायरेक्शन तो अपोजिट रहेगा, कि स्पीड ऑफ particle will be same, speed of particle will be same at same height पे जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, सेम। अगर डायरेक्शन देखें तो वो क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग मान लेते हैं कि एक बार हमने क्या किया कि एक m1 मास के पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। मान लो हम दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक हमने लिया m1 मास और दूसरा लिया हमने किसके, m2 मास। ठीक है भाई, इसको भी u से थ्रो किया, इसको भी u से थ्रो किया। ये मान लिया अपन ने कितना, h1 हाइट तक जा रहा है और ये कितनी हाइट तक जा रहा है, h2 हाइट तक। ठीक है, इनिशियली हमने लिया। इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट t1 ले लेते हैं, इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट t2। बताओ h1 h2 जो होगा, h1 की वैल्यू अगर हमने पार्टिकल दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम या अलग अलग, जो g जो अपना एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा दोनों के लिए सेम या अलग अलग, दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम या अलग, a1 और a2 की बात करें यहां से दोनों के लिए सेम या अलग। मैंने बताया था कि हर एक पार्टिकल जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें अभी तक मैंने कहीं ये नहीं बोला था कि मास पे वो डिपेंड कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन a1 वेक्टर इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, a2 वेक्टर। ठीक है भाई, यहां से अगर देखो u1 वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर, u2, दोनों एक इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू क्या लिखी थी, u स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर। क्या लिखा था अपन ने, u स्क्वायर बाय 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखा था, तो 2u बाय g के बराबर। यानी यहाँ पे दोनों अलग अलग मास के हो भले, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम, एक्सेलरेशन दोनों के लिए g। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि h1 जो होगा वो किसके बराबर, h2 के, और t1 जो होगा वो किसके बराबर, t2 के बराबर। यानी अगर मान लो आप चाहे 5 केजी का ब्लॉक लो या 10 केजी का बॉल लो, अगर आप सेम वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो दोनों सेम हाइट तक जाएंगे और सेम ही टाइम में ये वापस भी आएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? अब एक बार देखो, आपके अंदर ये थोड़ा सा एक ये डाउट ये आ सकता है कि सर हम लोग जैसे मान लो छत से अगर एक बॉल को ये थ्रो करते हैं या बॉल को अगर ऐसे ही ड्रॉप करते हैं या एक पीस ऑफ पेपर अगर ड्रॉप करते हैं तो उस केस में तो होता नहीं है ऐसा। तो देखो यार, जो एयर रेजिस्टेंस उस समय एक्चुअल में जो होता है वो हमारा एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट तो होता नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल मोशन की बात करें तो उस समय ऐसा नहीं होता है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट हो जाता है। ये सारी चीजें हम कब कर रहे हैं, जब हमारा एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट हो रहा हो। तो पेपर पे जो एयर रेजिस्टेंस लगता है उस कारण से उसका एक्सेलरेशन अलग हो जाता है, और बॉल पे एयर रेजिस्टेंस जो लगता है उसके कारण उसका एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। इसीलिए दोनों जो पार्टिकल है, पेपर या फिर और एक बॉल, दोनों अलग अलग टाइम पे वो ऊपर नीचे अलग अलग टाइम पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ये सारा केस हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, जब हमारा जो अपने पास एयर रेजिस्टेंस क्या हो रहा हो, नेग्लेक्ट हो रहा हो। क्लियर हो गया ये चीज सभी को? आया ना? चलो अब ये हो गया, आपने देख लिया मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब देख लिया। अब इसके बाद एक दो सवाल करते हैं पहले। चलो देखो, इक्वेशन अप्लाई करना हमने सब सीख लिया, कैसे इक्वेशन अप्लाई करेंगे। मान लो पहले छोटा सवाल करते हैं पहले, फिर उसी में सारी चीजें निकाल लेंगे। ये एक बॉल है, ठीक है, बॉल का मास देने की जरूरत है नहीं, जो भी मास हो हमें उससे कोई मतलब तो है नहीं, तो सबके लिए जो एक्सेलरेशन वही जी नीचे की तरफ है। ये मान लो इधर की तरफ मैंने 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। ठीक है भाई, 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, ये बॉल ऊपर जाएगा फिर थोड़ी देर बाद नीचे आएगा। फटाफट यहाँ से निकालते जाओ। पहला क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट, तीसरा वेलोसिटी क्या होगा एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, और एक और ले लो कितना, 7 सेकेंड। 3 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, 7 सेकेंड पे, फटाफट बताओ। यहाँ पे एक और सवाल ले लो, डी पार्ट इसमें,
डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड। चारों सवाल बिल्कुल बेसिक, ताकि आपको अप्लाई करने बस आ जाए फॉर्मूला, जो इक्वेशन अप्लाई करने आ जाए उसी के लिए फटाफट करो ये चीज। कुछ नहीं करना है इसमें, पहले तो जो जो दे रखा है सबसे पहले वो निकालना है। यहाँ पे पहले वो लिख लो एक बार। यार ये तो डायरेक्ट है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करते हैं 2u/g, इसी केस के लिए यहाँ से 2u/g कितना हो जाएगा 2 × 40 बाई कितना 10, किसके बराबर 8 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट u²/2g के बराबर, यानी 40 × 40 अपॉन कितना 20 के बराबर, किसके बराबर 280 मीटर। ये दोनों तो सभी का सही होगा, हाँ या ना ये बताओ। सही है सभी का ये वाला। चलो एक सवाल यहाँ से देखते हैं जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, हमें पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है 3 सेकंड पे। चलो यार देख लो, v बराबर क्या करेंगे u + at। u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है। चलो यार मान, ये तो हम लोग मान रहे हैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव। v = u कितना ऊपर के डायरेक्शन में 40 - 10 × 3 के बराबर, किसके बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ, t = 3 सेकेंड पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है यानी पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा होगा, ऊपर या नीचे। ये बताओ, पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा या नीचे। ऊपर जा रहा है। v बराबर u + at अगर देखें तो यहाँ से देखो v = u कितना कितना +40 - 10 × कितना 7, किसके बराबर -30 मीटर पर सेकेंड के बराबर। यानी t = 3 सेकंड पे ये ऊपर जा रहा है, t = 7 पे वो किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, डी ऑप्शन। s = कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें, थर्ड। s = कितना ut + ½ at² लगा दो। u की वैल्यू 40 × t, t की वैल्यू 3 -1/2 × 10 × 3 का स्क्वायर, ये कितना 5 120 माइनस किसके बराबर 45, कितना आ जाएगा 75 के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना। 3 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट +75 मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं अपने पास। अगला सवाल एक और इस तरह का बेसिक क्वेश्चन करते हैं। यहां से देखें, ये ऐसे पार्टिकल को थ्रो किया है हमने ऊपर के डायरेक्शन में। ये मान लो कितने से थ्रो कर दिया अपन ने, 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हैं अपन। ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आएगा, ठीक है। अब ये जो दिया अपने में डिस्प्लेसमेंट, ये मान लो h हाइट मान लेते हैं 80 मीटर के बराबर। h हाइट की वैल्यू कितनी 80 मीटर की हाइट से 20 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया। पहला सवाल, वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है t = 4 सेकंड, 4 नहीं ले लो 6 सेकंड ले लो। सेकंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट निकालना एट t = 3 सेकंड निकालो, और कितने पे 6 सेकंड पे। और एक और पार्ट ले लो, t = what when particle will strike ground, when particle will strike ground। फटाफट तीनों सवाल सॉल्व करो, आगे बढ़ते हैं। वो टाइम बताना है जब पार्टिकल जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। वो टाइम निकालना है। तीनों पार्ट फटाफट सॉल्व करो, इक्वेशन अप्लाई करना सिखा चुके हैं, प्लस माइनस साइन के साथ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलो यार पहला सवाल देखते हैं अपने पास। फर्स्ट पार्ट में देखो, चलो पहला पार्ट देखते हैं अपने पास। यहाँ से देखो ऊपर के डायरेक्शन को चलो भाई ले लिया अपन ने पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव। देखो यार जो भी अगर उल्टा भी लोगे तो भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ जी। अब ऐसा नहीं करना कि पार्टिकल जब तक ऊपर जा रहा है जी नेगेटिव ले लिया, नीचे आ रहा है पॉजिटिव ले लिया, ऐसा काम अपने को नहीं करना है। थ्रू आउट द मोशन अपने को जो भी चीजें हैं जो जिस डायरेक्शन में उसके अकॉर्डिंग ही साइन लेना है अपना। अब यहाँ से देखो इनिशियल वेलोसिटी u की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर, पहले क्या क्या दे रखा है +20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ तो दे नहीं रखा और चाहिए भी अपने को नहीं।
6 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना है। चलो v इक्वल्स टू u प्लस at कर लो, कितना आ जाएगा 20 माइनस 10 इंटू 6 माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। यानी ये क्या बता रहा है कि पार्टिकल जो है वो 6 सेकंड पे वो कितना नीचे आएगा, वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। और कितने से आ रहा होगा, तो 40 मीटर पर सेकेंड से, यानी पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा होगा। सेकंड हमने पूछा डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लगाओ, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो भाई u की वैल्यू 20 इंटू टाइम कितना 3 सेकंड पे जाए 3 माइनस 1/2 10 इंटू 3 का स्क्वायर 9 5 कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 15 मीटर। जरा एक बात बताओ, पार्टिकल ये मान लो ये पॉइंट A, ये B, ये C और ये D, पार्टिकल किसके बीच है ये बताओ, पार्टिकल किसके बीच में, A से B, B से C या C से D, किसके बीच में पार्टिकल, A to B या B to C या C to D, किसके बीच में, S इक्वल्स टू 15 मीटर, किसके बीच में है पार्टिकल, अच्छा एक बार बताओ कि हम ये निकाल सकते हैं कि पार्टिकल B पे कितने देर में पहुंचा होगा। अच्छा एक बार A से C के बीच अगर मान लो अपने पास, मैंने बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो होगा कहीं ऊपर की तरफ ही, इससे ऊपर ही होगा। अब ये हो सकता है कि अपने ये पूरा कंप्लीट करके नीचे आ रहा हो, भले यहाँ पे हो या फिर ऊपर जा ही रहा हो। ये कैसे पता चलेगा, तो हमें वो टाइम निकालना पड़ेगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। तो देख लेते हैं v बराबर u प्लस at कितनी देर के बाद जीरो हो रहा है, v कितना भाई जीरो, u कितना 20 माइनस 10 इंटू टी, यानी t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है जीरो, यानी a से लेके b तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। तो बताओ 3 सेकंड में वो किसके बीच में, b से c के बीच या c टू d, B से C या C टू D, ये बताओ फटाफट बोलो जल्दी से। ये पता होना चाहिए, जो आपका आंसर आया वो पता होना चाहिए उसके बारे में कि कहां पे प्रेजेंट है पार्टिकल, B से C के बीच में। C से D के बीच में तो भाई नेगेटिव होगा, हाँ कि ना। अगर पार्टिकल C से D के बीच में रहता तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता, पॉजिटिव आ रहा है। और हमने ये चीज देख लिया कि यार वो B पे 2 सेकंड पे था, यानी 3 सेकंड पे कहीं यहाँ पे होगा पार्टिकल, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कैसा, पॉजिटिव। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। 6 सेकंड में चाहिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की वैल्यू 20 इंटू 6 माइनस 1/2 10 इंटू 36 किसके बराबर 5, ये 120 और ये किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर, यानी माइनस ऑफ 60 मीटर। अब बताना जरा किधर होगा डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू माइनस ऑफ 60 मीटर, किसके बीच है पार्टिकल, A से B, B टू C या C टू D, C से D के बीच में, बिल्कुल। उसके बाद लास्ट पार्ट मैंने पूछा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जब होगा थर्ड पार्ट में, तो पार्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा जब पार्टिकल ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। तो अब एक बात सोचो, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना, जब पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट होगा तो उस समय बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट -80। साइन का ध्यान रखना बेटा आप लोग, ये यहाँ पे इनिशियल है और ये फाइनल है, नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा -80। मैं इक्वेशन कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ, सेकंड, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो भाई -80 इक्वल्स टू u कितना है ऊपर के डायरेक्शन में 20t माइनस हाफ at स्क्वायर, यही आएगा। तो -80 इक्वल्स टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। क्या इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे, हाँ कि ना, क्या ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे। इससे रिलेटेड एक पॉइंट भी आएगा, वो भी समझ लेते हैं अपन। जब आप इस इक्वेशन को करोगे तो मुझे लग रहा है 2 वैल्यू मिलेगी। क्या लिख सकते हैं इसको, 5 से डिवाइड कर दो, -16 इक्वल्स टू 4t माइनस t स्क्वायर। यहां से अगर देखिए इसको इधर लाते हैं, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 16 इक्वल्स टू 0, यही आएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो t इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ये चीज
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a के बराबर। चलो यहां से देखते हैं, तो ये कितना आएगा 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 16 और प्लस कितना 64/2 के बराबर, यानी 2 प्लस माइनस यहां से ये कितना आएगा 4 प्लस माइनस 80 के बराबर, यही आएगा। 80 को अगर हम लोग चाहें तो 4√5 लिख सकते हैं बाई 2, यानी यहां से दो वैल्यू मिलेगी अपने को, एक तो 2 प्लस 2√5 और एक 2 माइनस 2√5। बताना जरा कौन सा आंसर होगा, T1 करेक्ट है या T2? भाई ये सॉल्यूशन तो समझ आया ना, पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। T इक्वल्स टू क्या यही दोनों वैल्यू आएगी, हाँ या ना? T इक्वल्स टू भाई यही दोनों वैल्यू आएगी ना? क्या तुम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जानते तो कम से कम। तो कौन सा सही है, T1 सही है या T2 सही है, ये बताओ। T1 सही है या T2? यहां से देखो यार, एक बार देखो, 2√5 जो आएगा, 2√5 जो है ये ग्रेटर देन 2, क्या बोलते हो, हाँ कि ना? 2√5 ग्रेटर देन 2, या √5 की वैल्यू शायद 2.25 होती है कुछ ऐसे, या 2.2, ये ग्रेटर देन 2, यानी T2 जो है वो नेगेटिव है और T1 कैसा है, पॉजिटिव। पहले ये चीज समझो, हाँ कि ना? T1 पॉजिटिव, T2 कैसा, नेगेटिव। अरे भाई T1 पॉजिटिव T2 नेगेटिव, हाँ या ना? अब एक बात देखो, ये जो नेगेटिव है वो गलत नहीं है अपना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि देखो यार टाइम जो आता है वो नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो नहीं कि वो गलत टाइम होता है। ये हमारा कौन सा टाइम होता है, जो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस समय हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया उससे पहले का टाइम होता है। जिस समय हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया उससे पहले का टाइम होता है, और लेकिन हम उस चीज को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि यार हम लोग उसी समय से टाइम काउंट करते हैं जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया। और ये t इक्वल्स टू 0 यहाँ लेते हैं और उससे पहले की चीजें क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी, और हम उस समय यही बोल के उसको गलत मान लेंगे कि टाइम जो आएगा वो नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो होता क्या है कि जिस समय हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया उससे पहले का टाइम होता है, और हमें उसके पहले के टाइम से कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव। ये चीजें मैंने उस समय क्लियर कर दिए थे शुरू में आपको। अब एक बात देखो सर, ये यहां से थ्रो किया गया, इससे पहले का टाइम कैसे हो सकता है? तो ये पहले का टाइम का मतलब कि अगर मान लो अगर ये थ्रो किसी ऐसी वेलोसिटी से किया गया होता जिससे कि अब यहाँ पे वेलोसिटी 20 हो, तो अगर हम टाइम यहाँ से ले थोड़ी देर पहले ये यहाँ पे होता तब जाकर के ये यहाँ पे आया होगा। एक्चुअल में देखो यार, थ्रो तो हम लोग यही से कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा माना जाए कि यार किसी ने पहले से ही थ्रो किया होगा ग्राउंड से और तब यहाँ पे आके 20 हुई होगी, और अब यहाँ से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया होता, तो ये टाइम थोड़ी देर यहाँ पे पार्टिकल थोड़ी देर पहले होता, और वही वो टाइम कौन सा है, 2 माइनस 2√5 के बराबर। तो इसीलिए हमें नेगेटिव वैल्यू जो भी आए वो हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। हमें कौन सा, जब हमने बॉल को थ्रो किया उसके बाद का टाइम कंसीडर करना है। क्या ये समझ आया? पहले ये चीजों के बारे में मैंने बताया था कि एक आदमी मान लो पहले से दौड़ रहा हो, हमने जब वो बी पे पहुंचा तब से ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो क्या बोलेंगे कि 2 घंटा पहले वो ये पे था, तो टी वो कौन सा होगा, -2 आवर होगा। लेकिन वो गलत नहीं है वो, लेकिन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो पहले का काम है, पहले की चीजें जो हुई रहती है उसको हम काउंट नहीं करते। क्लियर ये चीज? ये आगे चल के जो भी नेगेटिव आया वो नेग्लेक्ट कर देना, लेकिन ये वैल्यू ऐसा नहीं कि आपका आंसर गलत आता है, वो ये माना जाता है कि जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया उससे पहले का टाइम, और हमें पहले के टाइम से कोई मतलब नहीं होता। समझ आया सभी को, हाँ या ना? फटाफट बोलो, जल्दी से आगे बढ़े। चलो अगला सवाल। अब ये देखो यार, ये सिंपल डायरेक्ट वाला जो अप्लाई करने वाला वो तो हो गया यार, बी यू ये सब निकालो। थोड़ा सा अलग अलग टाइप का कर लेते हैं यहाँ से। मान लो एक पार्टिकल को हमने ऊपर के डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया, ये हमें निकालना है कि ये 15 मीटर की हाइट पे कब होगा। t equals to what when particle will be
at a height of 15 meter, at a height of 15 meter। चलो भाई फटाफट बताओ, ये पार्टिकल को 20 से थ्रो किया, वो हमें बताना है कि 15 मीटर की हाइट पे वो कब कब होगा। फटाफट सवाल करो, देखो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे। चलो यार एक बार देखते हैं एक सवाल, यहाँ से देखो, कुछ नहीं करना है, यहाँ से मान लो 15 मीटर, ऊपर के डायरेक्शन को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। पार्टिकल यहाँ पे 15 मीटर की हाइट पे, जब वो यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू प्लस 15 मीटर, हाँ है ना। जब वो ऊपर भले चाहे नीचे आते समय भी होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो प्लस 15 ही होगा। u की वैल्यू प्लस 20, तो चलो अप्लाई कर लो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ से देखें तो कितना आएगा, यहाँ देख लेते हैं, 15 इक्वल्स टू 20 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, यही आएगा ना। हाँ, 15 इक्वल्स टू किसके बराबर, 20t माइनस 5t स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे कितना, 5 से डिवाइड करो, 3 इक्वल्स टू 4t माइनस t स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, क्या ये इक्वेशन t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है t स्क्वायर माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा डायरेक्टली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि t इक्वल्स टू 1 और 3 दो आंसर आएंगे, हाँ है ना। t इक्वल्स टू 1 और 3 दो आंसर आएंगे, अरे यही होगा। तो एक बार t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे जाने के समय आएगा और एक बार आने के समय, यही आएगा। चलो अगला सवाल लिखो। अगला सवाल लिखो, एक पार्टिकल को हमने v0 से थ्रो कर दिया, मान लो v0 से थ्रो कर दिया, हमें वेलोसिटी बतानी है एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। v0 से मान लो थ्रो कर दिया हमने, वेलोसिटी बतानी है एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। पार्टिकल को जब v0 से थ्रो किया तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी कितनी, सॉल्व करो जल्दी से, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी कितनी। चलो यार देख यार फटाफट, यहाँ से देखो एक बार, हाँ रिकॉर्डेड आज ही मिलेगा। चलो भाई यहाँ से देखो, v की वैल्यू हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट में निकालनी है। मान लो ये बॉल जो है कैपिटल H हाइट में पहुंच रहा है, जब ये h/2 पे पहुंचेगा तब की हमें वेलोसिटी बतानी है। मान लो वेलोसिटी कितनी, v, ऊपर हम लोग पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s लेते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर कितना, v0 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में h/2, हाँ कि नहीं। क्या लिखोगे भाई, v स्क्वायर इक्वल्स टू v0 स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस gh लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 है। अब हमें जरूरत किस चीज की है, तो कैपिटल H निकालने की, वो दे नहीं रखी। कैपिटल H हमें पता है, v0 से अगर हमने थ्रो किया तो कैपिटल H इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, v0 स्क्वायर बाय 2g, अभी निकाला था मैंने। अरे बताओ फटाफट यार, h की वैल्यू v0 स्क्वायर बाय 2g, बस यहाँ से सवाल कर लो, v स्क्वायर इक्वल्स टू v0 स्क्वायर माइनस g इंटू v0 स्क्वायर बाय g 2g, यहाँ से किसके बराबर, v0 स्क्वायर बाय 2, ये v स्क्वायर रूट कर दो तो किसके बराबर, तो v0 बाय रूट 2 के बराबर। क्या समझ आया, हाँ या ना, समझ आया सभी को। अरे भाई समझ आया, कल फटाफट बोले, इससे एक रिलेटेड होमवर्क देता हूँ। चलो मान लो एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है, पता नहीं कितने से थ्रो किया है, लेकिन ये जा रहा है h तक, जा रहा है कितनी हाइट तक, h तक। तो इसकी वेलोसिटी बतानी है एट हाफ, एक मिनट, हाइट बतानी है व्हेन इट्स वेलोसिटी इज half of initial velocity,
सवाल समझ आया? एक पार्टिकल को ऊपर किसी वेलोसिटी से थ्रो किया है, वो किसी कैपिटल एच हाइट तक जा रहा है, हमें हाइट की वैल्यू बतानी है जब वो उसकी जो वेलोसिटी है वो हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी है। कितनी हाइट पे होगा जब उसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होगी?